नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 8 लेकर के। और मित्रों, मेवाड़ के इतिहास से संबंधित मैंने 7 भाग पहले अपलोड कर दिए हैं और आज का अपना मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो प्रकरण होगा, अपनी शीर्षक होगा महाराणा सांगा से संबंधित। यानी आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा से संबंधित उनके जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्धों से संबंधित प्रश्नों की। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा रायमल के। और मित्रों, बात करें कि महाराणा सांगा की माता का नाम क्या था, तो रतन कंवर। यानी पिता का नाम महाराणा रायमल और माता का नाम रतन कंवर। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ? महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 24 मई 1509 ईस्वी को। मित्रों, महाराणा रायमल के जो बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज, उनकी हत्या उनके जीजा जगमाल राव जगमाल द्वारा की जहर देकर, यानी जहर के लड्डू खिला करके कर दी गई। और इनके जो दूसरे पुत्र थे, यानी रायमल के जो दूसरे पुत्र थे जयमल, उनकी हत्या टोडा के सुल्तान द्वारा की गई। और फिर बचे इनके एकमात्र योग्य पुत्र महाराणा सांगा। तो जब मेवाड़ में कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो महाराणा रायमल ने अपने अंतिम दिनों में अजमेर में रह रहे अपने पुत्र राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा को मेवाड़ बुलाया और 24 मई 1509 ईस्वी को मेवाड़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा के उपनाम क्या क्या हैं? महाराणा सांगा के उपनाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू पत और सैनिकों का भग्नावशेष। मित्रों, महाराणा सांगा को हिंदू पत भी कहा जाता है। हिंदू पत क्यों कहा जाता है कि राणा सांगा 16वीं शताब्दी का एकमात्र ऐसे राजा थे, यानी ऐसे हिंदू राजा थे जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियों को, विदेशियों को भारत से निकालने के नेतृत्व के लिए इन्होंने सभी को संगठित किया था। इस वजह से इन्हें हिंदू पत कहा जाता है। और महाराणा सांगा एक अच्छे सैनिक, युद्ध में एक हाथ एक पैर गंवा दिए तथा शरीर पर कुल 80 घाव थे। यानी महाराणा सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। इस कारण इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अगला प्रश्न, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? महाराणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। और मित्रों, याद रखिए कि सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वह 1482 से लेकर के 1517 तक रहा। और मित्रों, याद रखिए कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, यानी शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1517 से लेकर के पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 तक रहा। बात करें अगले प्रश्न की। सांगा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन। और मित्रों, याद रखिए कि नासिरुद्दीन की मृत्यु 1511 ईस्वी को हो जाती है। और
महाराणा यानी सांगा के समकालीन नासिरुद्दीन की मृत्यु 1511 में होने के बाद में मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा के शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1511 से लेकर 1531 तक रहा। अगला प्रश्न, सांगा के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? महाराणा सांगा के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद बेगड़ा। और मित्रों याद रखिए कि महमूद बेगड़ा की मृत्यु भी 1511 ईस्वी में हो जाती है और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की जो मृत्यु है 1511 में होने के बाद में वहां के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय बनते हैं, जिनका शासनकाल 1511 से लेकर के 1526 तक होता है। अगला प्रश्न, शासक बनने के बाद सांगा ने करमचंद पवार को क्या उपाधि दी? मित्रों आपको बता दें कि अपने भाई पृथ्वीराज जयमल के विद्रोह यानी उनके द्वारा हमला किए जाने के कारण यानी पृथ्वीराज ने जब महाराणा सांगा के राज्याभिषेक की घोषणा सुनी तो पृथ्वीराज क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तलवार से महाराणा सांगा पर वार करते हैं, जिससे उनकी एक आंख फूट जाती है और वहां से महाराणा सांगा भाग करके अजमेर के करमचंद पवार के पास में शरण लेते हैं और करमचंद पवार अपनी पुत्री का विवाह भी सांगा के साथ कर देते हैं। लेकिन महाराणा सांगा जब मेवाड़ के राजा बनते हैं तब उन्होंने करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दी? तो इसका सही उत्तर होगा रावत की उपाधि। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने करमचंद पवार को जागीरें दी कि मेवाड़ का शासक बनने के बाद या मेवाड़ का राजा बनने के बाद महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को कहां-कहां की जागीरें प्रदान की? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर, परबतसर, मंडल, फूलिया और बनेड़ा। यानी राणा सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पवार को रावत की पदवी देने के साथ ही अजमेर, परबतसर, मंडल, फूलिया, बनेड़ा आदि परगनों की जागीर देकर उसे एक शक्तिशाली सामंत बना दिया। बात करें अगले प्रश्न की, सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा खातौली का युद्ध। और मित्रों याद रखिए कि जो खातौली स्थान है वर्तमान कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, खातौली का युद्ध कब लड़ा गया? यानी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो खातौली का युद्ध हुआ वह कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1517 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय होती है। अगला प्रश्न, यानी अगला प्रश्न देखने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य यानी नोट कि इस युद्ध में महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और तीर लगने से एक पैर से लंगड़े भी हो गए थे। यानी बचपन यानी जब राजा नहीं बने उससे पहले उनकी एक आंख फूट चुकी थी और खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया और तीर लगने से वो लंगड़े भी हो गए थे। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध का बदला लेने हेतु किसे भेजा था? इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध का बदला लेने हेतु किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा मियां हुसैन फरमूली व मियां माखन को। यानी मियां हुसैन यानी इब्राहिम लोदी ने जब खातौली युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 में मियां हुसैन व फरमूली व मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी। अगला प्रश्न, बाड़ी का युद्ध कब हुआ? बाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1518 में। और मित्रों याद रखिए कि जो बाड़ी का युद्ध है वह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और मित्रों इस युद्ध में
राजपूतों की विजय हुई है, यानी राणा सांगा की विजय हुई। और महत्वपूर्ण नोट कि इस युद्ध के बाद राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। कि जो बाड़ी का युद्ध हुआ, यानी बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ, इसमें राणा सांगा की विजय हुई। और मित्रों आपको बता दें कि जो बाड़ी स्थान है यह धौलपुर जिले में पड़ता है। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसमें महाराणा सांगा की यानी राजपूतों की विजय के विषय में लिखा है। और इस युद्ध के बाद में महाराणा सांगा उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। अगला प्रश्न, बाड़ी के युद्ध में कौन विजयी हुए? कि 1518 में जो बाड़ी का युद्ध हुआ इसमें कौन विजयी रहे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन के बाद मालवा का शासक कौन बनता है? यानी महाराणा सांगा के समय मालवा का शासक नासिरुद्दीन था, लेकिन दिसंबर 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वहां का शासक कौन बना था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद खिलजी द्वितीय। मित्रों याद रखिए कि नासिरुद्दीन का पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बनता है। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी द्वितीय ने के शासक बनने में किसने मदद की थी? यानी महमूद खिलजी द्वितीय के शासक बनने में किसने मदद की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेदिनी राय ने। मित्रों याद रखिए कि महमूद खिलजी जब शासक बने थे तब चंदेल वंश के शासक मेदिनी राय ने शासक बनने में अहम हिस्सा निभाया था। अगला प्रश्न, मेदिनी राय ने मालवा से निष्कासन के बाद कहां पर शरण ली? मेदिनी राय ने मालवा से निष्कासन के बाद कहां पर शरण ली? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा के पास। मित्रों याद रखिए कि महमूद खिलजी द्वितीय की जो सहायता करने वाले मेदिनी राय थे, कुछ दिनों के बाद ही मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित कर दिया गया और सांगा ने मेदिनी राय को अपने यहां पर शरण दी थी। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा मेदिनी राय को कहां का शासक बनाया? महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को कहां का शासक बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा गागरोन का। मित्रों याद रखिए कि मेदिनी राय के मालवा से निष्कासित हो जाने के बाद महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर देकर वहां का शासक बनाया था। और उसी दौरान महमूद खिलजी द्वितीय मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन पर आक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न, महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कब किया? महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1519 में। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण कब किया? यानी जैसे ही महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया उसी समय महाराणा सांगा मेदिनी राय की सहायता करने के लिए महमूद खिलजी पर आक्रमण करते हैं। और उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वही युद्ध इतिहास में गागरोन के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 1519 में। अगला प्रश्न, राणा सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर कहां रखा? राणा सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर कहां रखा? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 माह तक। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को गागरोन के युद्ध में बंदी बना लिया था और उसे वह चित्तौड़ ले गए और चित्तौड़ ले जाकर उसे 6 माह तक बंदी बनाए रखने के बाद महमूद खिलजी के एक शहजादे को जमानत के तौर पर चित्तौड़ में रखा और इनको जमानत दे दी गई, यानी मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, राणा सांगा के समय
गुजरात का शासक कौन था? महाराणा सांगा के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महमूद बेगड़ा। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। महमूद बेगड़ा के बाद गुजरात का शासक कौन बना? महमूद बेगड़ा के बाद में गुजरात का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फर शाह द्वितीय। मित्रों, याद रखिए कि राणा सांगा के समय गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा थे, लेकिन नवंबर 1511 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात का शासक बनते हैं। अगला प्रश्न, सांगा ने भारमल की जगह ईडर का शासक किसे बनाया? महाराणा सांगा ने भारमल की जगह ईडर का शासक किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा रायमल को। मित्रों, याद रखिए कि महाराणा सांगा के समय ईडर का शासक भारमल था, जिसे महाराणा सांगा ने वहां से निकालकर रायमल को वहां का शासक बनाया। लेकिन मुजफ्फर शाह की सेना के लगातार आक्रमण करने के कारण ईडर पर भी मुजफ्फर शाह ने अधिकार कर लिया था और 1520 में महाराणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण करके उसे ईडर पर अधिकार कर लिया और मुजफ्फर शाह द्वितीय की सेना को हरा दिया था। अगला प्रश्न, बाड़ी के युद्ध में महाराणा सांगा से हारने के बाद इब्राहिम लोदी ने किसे आमंत्रित किया? बाड़ी के युद्ध में बाड़ी का युद्ध 1518 में हारने के बाद इब्राहिम लोदी ने किसे आमंत्रित किया? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर को। मित्रों, याद रखिए ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार कुछ पुस्तकों में लिखा है कि बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी ने आमंत्रित किया था बाड़ी के युद्ध में हारने के बाद में, और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बाबर को भारत में राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का युद्ध। अगला प्रश्न, पानीपत का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 को। मित्रों, याद रखिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारे गए। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुए? पानीपत के युद्ध में कौन विजयी हुए? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। अगला प्रश्न, बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? बयाना का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 16 फरवरी 1527 को। मित्रों, याद रखिए कि बाबर ने अपने एक इतिहास में अपने एक ग्रंथ में लिखा है, अपनी आत्मकथा में उसने लिखा है कि महाराणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के युद्ध में सांगा बाबर की सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने बाबर की कोई सहायता नहीं की। तो महाराणा सांगा पर कुछ इतिहासकार प्रतिज्ञा भंग का दोष लगाते हैं। अगला प्रश्न, बयाना का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? बयाना का युद्ध किस के मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा व बाबर के बीच में। मित्रों, याद रखिए कि बयाना जो भरतपुर में स्थित है का युद्ध 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई थी। अगला प्रश्न, बयाना के युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था? बयाना के युद्ध में बाबर का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सेनापति मेहंदी ख्वाजा। मित्रों, याद रखिए कि बाबर की सेना जिसका सेनापति मेहंदी ख्वाजा वह सांगा के सैनिकों में भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सैनिक भाग गए, राणा सांगा के सैनिकों की विजय हुई। उन्होंने बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार
कर लिया था। अगला प्रश्न, बयाना के युद्ध में कौन विजयी हुए? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा। अगला प्रश्न, बाबर ने बयाना पर आक्रमण क्यों किया था? यानी बाबर ने बयाना पर आक्रमण क्यों किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सांगा द्वारा पानीपत के युद्ध में सहायता न किए जाने के कारण। मित्रों याद रखिए कि बाबर जब इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उससे वह इब्राहिम लोदी को पराजित कर यानी हरा करके जब वापस लौट रहे थे, तो महाराणा सांगा ने उनकी कोई सहायता नहीं की थी। तो रास्ते में बाबर के सेनापति ने बयाना, जो भरतपुर में स्थित है, बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा राणा सांगा ने बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महाराणा सांगा और जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है खानवा का युद्ध, और उसके बाद महाराणा सांगा और बाबर के बीच क्या क्रियान्विति हुई, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम मेवाड़ के इतिहास के भाग नंबर 9 में करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।